हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला हो या हो पाश्चात्य कला या हो मूर्ति कला। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल है आपके लिए बिल्कुल सही। जैसा कि थंबनेल में आज आपने देख ही लिया होगा कि हम आपको प्रोटो रिनेंसा के बारे में बताने वाले हैं। रिनेंसा मतलब पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल, और प्रोटो रिनेंसा मतलब पुनर्जागरण काल से जस्ट पहले का समय, जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं संक्रमण काल। तो आज हम उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उसमें कौन कौन से चित्रकार हैं, जैसे सिमाबुए हुआ, जियोतो हुआ, सिमोन मार्टिनी हुआ, दुविचियो हुए, इन सबके विषय में, इन सबसे जुड़ी हुई जानकारी, इन सबका जन्म, इन सबके चित्र, इन सबकी विशेषताएं, सब कुछ आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। और ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में आते हैं और ये टॉपिक बहुत कम लोग समझाते हैं। क्योंकि कारण, चलो छोड़ो, कारण मैं नहीं ही बताती, बाकी सारा लफड़ा जो है व्यूज का है, जिसमें कम व्यूज आएंगे कोई काहे को बनाएगा, लेकिन छोड़ो। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन हमारी आदत आपको पूरा टॉपिक और चैप्टर वाइज वीडियो देना है, और मेरा उद्देश्य भी यही है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी उठाया है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है प्रोटो रिनेंसा। प्रोटो रिनेंसा है क्या? सबसे पहले ये समझ लीजिए, गोथिक शैली के समाप्त होते होते, गोथिक कला के समाप्त होते होते, गोथिक लिख गया, माफ करना, गोथिक कला के समाप्त होते होते एक नई कला का जन्म हो रहा था, या नए तकनीकियों का उदय हो रहा था। चित्रकार नई चीजों को अपना रहे थे और पूरी तरीके से पुनरुत्थान काल या आधुनिक पुनर्जागरण काल नहीं आ पाया था। तो उसके बीच का जो समय है, गोथिक और पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कि पहले 3 भागों के खाली नाम आप जान लो। 3 भागों में कौन कौन सा है? आरंभिक पुनर्जागरण काल, उच्च पुनर्जागरण काल, और हम कह सकते हैं लो रिनेंसा। तो अर्ली रिनेंसा, हाई रिनेंसा और लो रिनेंसा, 3 भागों में पुनर्जागरण को बांटा गया। लेकिन ये समय, फिर ये चौथा टाइम पीरियड क्या है? चौथा टाइम पीरियड इन तीनों से पहले का समय, एक तरीके से हम कहें जो संक्रमण काल है, वो क्या कहलाया है? पुनर्जागरण काल या प्रोटो रिनेंसा, आधुनिक पुनर्जागरण काल या प्रोटो रिनेंसा। गोथिक शैली के अंतिम चरण तथा पुनरुत्थान काल के पहले चरण में चित्रकारों की कला में नवीनता दिखाई देती है, उस समय को प्रोटो रिनेंसा कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि चित्रकार गोथिक शैली के हैं, लेकिन नवीन प्रयोग करने लगे हैं। हमारे भारत में आधुनिक पुनर्जागरण काल कब आता है? बंगाल शैली में, जब हमारी कला कंपनी शैली के टाइम पे बिल्कुल मंद पड़ जाती है और उसको दोबारा से उसका सिर, या हम कहें शीश उठवाने का काम करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से, तब हमारे यहाँ पुनर्जागरण काल आया। ऐसे ही यहाँ अब चित्रकारों को पुरानी रीतियों से आगे बढ़ना था, लेकिन टॉपिक पुराने ही लेने थे। बीच में आधुनिकता आ गई थी, चीजें बदल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो, कला जो है, आर्ट जो है, स्लो पड़ गई थी। अब यहाँ क्या हुआ, चाहे गोथिक शैली का वो तीक्ष्ण या कड़ापन हो, या हम कहें कलाओं में रेखाओं में लयात्मकता ना हो, क्योंकि उधर मणिकुट्टिम और इन सब चीजों का बड़ा यूज, कांच का, कहीं ना कहीं कला मध्यम पड़ गई और अलंकारिकता बहुत ज्यादा आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, चित्रकारों ने इस चीज को बढ़ावा दिया। उनमें जो चित्रकार आते हैं वो किस में आते हैं? प्रोटो रिनेंसा में आते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रोटो रिनेंसा मतलब, प्रोटो रिनेंसा के चित्रकार इंपॉर्टेंट है। प्रोटो रिनेंसा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उनके चित्रकारों से आता है। और क्यों आता है? क्योंकि किसी भी पेड़ की या किसी भी नई चीज की जो जड़ है, भाई उसके बारे में अगर नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आरंभ हुआ, या इसकी मजबूती क्या है, या इसके मूल में है क्या। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रोटो रिनेंसा के चित्रकार। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सिमाबुए, जियोवानी सिमाबुए। अंग्रेजी में भी मैंने नाम इसलिए लिख दिया है कि कई बार आपको हिंदी में पेपर में समझ में नहीं आ सकता है,
तो आप क्या करें, उसका इंग्लिश वर्जन देख लें, है ना। कई बार सिमाबुए को चिमाबुए लिख देता है या चिमाबू लिख देता है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि चिमाबू है, लेकिन फिर भी जियोवनी सिमाबुए या चिमाबू, अंग्रेजी में भी इनका मीनिंग आपको याद कर लेना है, इनका नाम याद कर लेना है, क्योंकि पूछे जाते हैं ये। 1240 से 1302 ईस्वी, 1240 में इनका जन्म हुआ और 1302 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जन्म जरूर याद रखना, खास करके नेट के एग्जाम देने वाले बच्चे या नेट और जीआरएफ में बैठने वाले बच्चे इन चित्रकारों के जन्म के तिथियां जरूर याद रखें। और मैंने यहाँ पर आपको एक सहूलियत दी है कि जन्म तिथि के हिसाब से, बड़े के हिसाब से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्रम से ऐसे ही याद आ जाएंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि नेट के एग्जाम में क्या होता है, क्रम से लगाना आता है ना। इनकी जन्मतिथि के हिसाब से क्रम से लगाइए, या कैसे आपको सही लगाना है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर लगाइए, तो इसलिए आपको जन्मतिथि याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो सिमाबुए, जियोवानी सिमाबुए, 1240 में इनका जन्म हुआ और 1302 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें इटली की चित्रकला का जनक कहा जाता है। सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है, चाहे आपको मैं एक तरीके से 4 ऑप्शन देके करा दूं वन लाइनर की तरह, और चाहे मैं इन्हें ऐसे बता दूं। इन्हें इटली की चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए इटली की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो सिमाबुए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिमाबुए को कहा जाता है। इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल के प्रमुख चित्रकार हैं। यह इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल के फ्लोरेंस इटली का ये वो है, फ्लोरेंस जो है, फ्लोरेंस के ये प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इटली या फ्लोरेंटाइन स्कूल के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो आंसर कौन आएगा, सिमाबुए आएंगे। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है, कवि दांते ने इनके बारे में कुछ लिखा था कि इनसे ज्यादा जो है जियोत्तो बहुत अच्छा काम करते थे और इनकी भी प्रशंसा की थी। यही कारण है कि ये हाईलाइटेड हुए, लोगों ने इनको सर्च किया कि आखिर भाई सिमाबुए थे कौन। और कवि दांते ने कब उल्लेख किया, 1265 से 1321 के बीच में इनका उल्लेख किया है उन्होंने। ठीक है, तो वो जो इनकी पुस्तक है उसमें, तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिमाबुए की प्रसिद्धि का कारण क्या है, दांते की पुस्तक में इनका उल्लेख होना इनकी प्रसिद्धि का कारण बना। ऐसा नहीं कि पेंटिंग्स पहले से उपलब्ध थी, लोगों को पता था, नहीं जी। दांते ने जब लिखा तब लोगों ने सर्च किया कि भाई आखिर सिमाबुए है कौन, तब पता चला कि ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, इटली की चित्रकला के जनक थे, और फ्लोरेंटाइन स्कूल के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, इसके बाद यह आकृतियों के सिर को एक ओर झुका हुआ बनाते थे। यहाँ फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बताइए, अकबर के दरबार का वह कौन सा चित्रकार था जो आकृतियों के सिर को एक ओर झुका हुआ बनाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आकृतियों को एक ओर झुका हुआ बनाता था, ये तो सिमाबुए हैं, जो फ्लोरेंटाइन स्कूल के चित्रकार हैं, इटली के जनक हैं, इटली की कला के जनक हैं, इटली के जनक नहीं। ठीक है, यह आकृतियों के सिर को एक ओर झुका हुआ बनाते थे। यहाँ मैंने पेंटिंग भी दे दी है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, इनका प्रमुख रंग कौन सा था, सुनहरा था। क्वेश्चन आ सकता है इटली का प्रसिद्ध चित्रकार सिमाबुए का प्रमुख रंग कौन था, सुनहरा था। या किस चित्रकार का प्रमुख रंग सुनहरा था, सिमाबुए का था। या सिमाबुए अपने चित्रों में कौन सा रंग लगाना ज्यादा पसंद करते थे, तो सुनहरा रंग लगाना ज्यादा पसंद करते थे। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रों के सिर को एक ओर झुका हुआ बनाते थे, सीधे बता दो, सिमाबुए। ठीक है, अगला, असीसी में इन्होंने जो कार्य आरंभ किया था इसे जियोत्तो ने पूर्ण किया। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कार्य असीसी में सिमाबुओं ने आरंभ किया वो किसने पूर्ण किया, जियोत्तो। जियोत्तो इनके शिष्य थे, उन्होंने इनके अधूरे काम को पूरा किया है। ठीक है, चलो, इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, पीसा के उपासना गृह में संत जोन अथवा जान, दोनों हो सकते हैं, दोनों लिखे हो सकते हैं, का विशाल मणिकुट्टिम चित्र। अब मणिकुट्टिम ये गोथिक शैली से विलंग करते थे, किससे करते थे, गोथिक शैली से संबंध रखते थे।
गोथिक शैली के चित्रकार थे, लेकिन इनकी कला में आधुनिकता के पुट आने लगे थे, इसलिए हम इन्हें प्रोटो रिनेंसा में पढ़ रहे हैं। आई समझ? आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उफीजी के उपासना गृह में मैडोना की आकृति इन्होंने ही बनाई है। किसके? उफीजी के उपासना गृह में मैडोना की आकृतियां, कई आकृतियों को इन्होंने चित्रित किया है। आप यहाँ पर जो मैडोना की आकृति देख रहे हैं ये सिमाबुए की है। बैकग्राउंड में गोल्डन कलर लगा है, क्योंकि ज्यादा दिन का है इसलिए थोड़ा सा ब्राउनिश शेड दे रहा है, लेकिन गोल्डन कलर है। मैडोना का चेहरा जो है एक तरफ झुका हुआ है। सिर की आकृति जो झुकी हुई बनाई जाती थी, इनकी भी झुकी है और इसकी भी, बच्चे की भी झुकी हुई आकृति है। तो ये आप यहाँ पर देखकर स्पष्ट कर सकते हैं। और ये इनके चित्र उफीजी के उपासना गृह में मैडोना की आकृति इंपॉर्टेंट है। पीसा के उपासना गृह में संत जोन जान का विशाल मणिकुट्टिम चित्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए। कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा या मैं बहुत जल्दी बोल जा रही हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से एक एक चित्रकार को इकट्ठा किया है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम लोग देते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा है कि आपको सारी चीजें अगर चैप्टर वाइज दे रही हूँ मैं, तो मैं पूरी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज ही दूंगी और पीडीएफ भी देने की कोशिश करूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले जो चित्रकार हैं हमारे जियोत्तो, गियोट्टो अंग्रेजी में गियोट्टो या जियोत्तो, हिंदी में जियोत्तो। इनका जन्म दो टाइम, देखिए इनके जन्म, इन लोगों के जन्म के विषय में बहुत ज्यादा सटीक तिथियां नहीं मिलती हैं। तो 1266 और 67, 66 पहले लगाएंगे। अगर दोनों में से किसी एक को लगाना है तो आप 1266 को लगाएंगे, और नहीं तो अगर 66 नहीं है तो किसे लगाए मैडम पता नहीं, तो 67 लगा लेंगे। ठीक है, 1266 या 67 से 1332 या 37, इसमें 32 इंपॉर्टेंट है, तो 32 या 37। लेकिन दोनों मैंने तिथियां इसलिए दे दी हैं, अलग अलग किताबों में दो तिथियां मुझे प्राप्त हुई और मैंने दोनों दे दी। 66 ज्यादातर पूछा गया है, जो नेट के परीक्षा में पूछा जाता है उसके हिसाब से 66 लगाया जा रहा है, और 32, तो मैंने दोनों आपको क्लियर कर दी। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हम इन्हें भी लेंगे। इटली के रहने वाले थे, फ्लोरेंस नगर था इटली में, क्या था? फ्लोरेंस, इटली का एक पार्ट या नगर क्या था? फ्लोरेंस था। ये चित्रकार और वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे कि सिमाबुए किस देश से संबंध रखते हैं? इटली से। सिमाबुए कहाँ से संबंध रखते हैं? फ्लोरेंस से। सिमाबुए क्या क्या थे? चित्रकार और वास्तुकार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चित्रकार और वास्तुकार दोनों था? निम्नलिखित में से कौन प्रोटो रिनेंसा का आर्टिस्ट, चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी था? तो आपसे ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सिमाबुए के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु कौन थे? सिमाबुए थे। चाहे गुरु पूछे चाहे शिष्य पूछे, आपको दोनों को ढंग से देख लेना है और फिर आंसर देना है। जियोत्तो सिमाबुए के शिष्य थे, लेकिन एक कहावत है ना, गुरु गुड़ और चेला शक्कर, तो ये वाला हाल हुआ कि ये उनसे भी 2 कदम आगे निकले और इन्होंने आर जो पुनरुत्थान की कला है, जो नवीन कला है, उसके आरंभ में जिसने सबसे बड़ा योगदान दिया वो हमारे जियोत्तो हैं। जैसे हमारे अवनी बाबू, ऐसे हमारे जियोत्तो। ठीक है, आप इनका कंपैरिजन करके देखोगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जियोत्तो एक भेड़े चराने वालों के पुत्र थे, भेड़िया नहीं, भेड़े चराने वालों के पुत्र थे, जिसे हम क्या कहते हैं? गडरिया। देखिए ये किताबों में लिखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अन्यथा कोई किसी जाति या धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए लिखा गया है कि यह एक गडरिये का पुत्र था जो कि भेड़े चराता था। और ये भेड़े चराते चराते क्या करते थे? उनके चित्र जो है पेड़ों पर, जमीन पर बना देते थे। एक दिन उधर से सिमाबुए गुजर रहे थे, उन्होंने इन्हें चित्र बनाते देखा और वो बहुत प्रभावित हुए और इनके पिता की परमिशन लेकर जियोत्तो को अपने साथ ले गए और वहां इन्होंने इन्हें चित्रण तकनीकियां और चित्रण कार्य सिखाया और वहीं से ये एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए।
यह गोथिक शैली का अंतिम तथा पुनरुत्थान काल के आरंभिक चित्रकार थे। गोथिक शैली के आखिरी, लास्ट, और पुनरुत्थान काल के प्रथम, मतलब दोनों को मिलाया ये संक्रमण काल हो गया। ठीक है, तो दोनों के कड़ी, बीच की कड़ी कौन था? जियोतो थे। पूछा जा सकता है कि गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार कौन था, तो जियोतो थे। या पुनरुत्थान काल का आरंभिक चित्रकार कौन था? जियोतो थे। या यूं पूछा जा सकता है कि पुनरुत्थान काल का आरंभिक चित्रकार जो कि गोथिक शैली का अंतिम चित्रकार था, तो जियोतो थे। याद रखेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। इनकी विशेषताओं की बात करें तो चित्रकला का स्वतंत्र अंकन, इन्होंने किसी बंधन में रह के चित्रकला नहीं बनाई। हालांकि इनके जो चित्रों के विषय थे वो पौराणिक वाले ही थे या ईसा मसीह से ही रिलेटेड थे, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र अंकन, कहीं ना कहीं मानवीय भावनाओं को लाने का प्रयास करने लगे। चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़िवादिता से मुक्त करके, यहाँ मुक्त हो गया है, मुक्त कर प्रकृति का समावेश किया। जियोतो की बात हो रही है। इन्होंने जो बाइजेंटाइन काल की रूढ़िवादिता थी, जो शीशे लगते थे और शीशों में बहुत कम प्रकृति का चित्रण होता था, और मैक्सिमम वहां क्या था कि दीवालों का, शीशों का, इन चीजों का काम हो रहा था। इन्होंने उसको हटा दिया, उस रूढ़ि को हटाया और चित्रों में प्रकृति का समावेश कर दिया। मतलब जो चित्र बना रहे हैं उनके पीछे पेड़ पौधों का भी अंकन कर देना, पशु पक्षियों का अंकन। और भाई वो व्यक्ति आया कहाँ से था? सीधे देख लो, जंगल में अपनी भेड़ें चराता, भेड़ों को चित्रित करता था, उनके साथ पेड़ पौधे भी चित्रित करते होंगे, तो इन्होंने इन्हें भी चित्रित किया। ठीक है, इन्होंने संत फ्रांसिस के जीवन पर आधारित सर्वाधिक चित्रों का निर्माण किया। क्वेश्चन आ जाए, संत फ्रांसिस के जीवन पर आधारित सर्वाधिक चित्रों का निर्माण किसने किया? जियोतो ने किया। या यूं पूछ ले कि जियोतो ने सर्वाधिक किसके जीवन पर चित्र बनाए हैं, तो याद रखना संत फ्रांसिस के जीवन पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद असीसी के उपासना गृह में जियोतो ने जिस शैली में कार्य किया उसे उससे उसे रस्किन के शब्दों में परंपरा, आदर्शवाद तथा औपचारिक नियमबद्धता को छोड़कर प्रकृतिवादी साहसी कलाकार, ए डेयरिंग नेचुरलिस्ट इन डिफेंस ऑफ ट्रेडिशन, आइडियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें से थोड़ा आ सकता है कि आदर्शवाद, यथार्थवाद और औपचारिकता, नियमबद्ध को छोड़कर कार्य करने वाला चित्रकार किसे कहा गया, या प्रकृतिवादी साहसी कलाकार किसे कहा गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग, किसको कहा गया है? हमारे चित्रकार जियोतो को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और किसके शब्दों में? रस्किन के शब्दों में। इनके सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र एरिना के चैपल की दीवारों में मिलते हैं। एरिना चैपल की दीवारों पर सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जियोतो के सर्वश्रेष्ठ चित्र हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा एरिना चैपल की दीवारों पर जियोतो के सर्वश्रेष्ठ चित्र प्राप्त होते हैं। जो एरिना चैपल है, इसकी दीवारों पर संत जोशिम, संत अन्ना, कुमारी मरियम तथा ईसा के जीवन के चरित्रों का अंकन इन्होंने किया, और लगभग 306 से 309 ईस्वी के बीच में इन्होंने अंकन किया, जियोतो ने। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद 320 के लगभग इन्होंने फ्लोरेंस के संत क्रोचे नामक स्थान के 4 कमरों का चित्रण किया, या 4 कक्षों का चित्रण किया, जिसमें से 3 के चित्र अभी भी बचे हुए हैं। इसमें संत फ्रांसिस, संत जॉन तथा संत बैप्टिस्ट, संत जॉन इवांजलिस्ट तथा स्वर्गारोहण नामक चित्र है। भाई देखो, इनके नाम है अटपटे, तो अगर थोड़े बहुत इधर उधर हों तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस करते हैं इनके नाम लेने की हम, और फिर भी कहीं ना कहीं इधर का उधर हो ही जाता है। लियो पविस्ता अलवर्ती, बड़ा लंबा लंबा नाम है इनका, इनके पाश्चात्य कलाओं में। ठीक है, अगला क्या है? 14वीं शती के आरंभ में तत्कालीन कला की स्थिति के अनुसार वह अपने समय के शक्तिशाली इटालियन मस्तिष्क और हाथ
वाला कलाकार था। सबसे ज्यादा 14वीं सदी में हम कह सकते हैं अपने बहुत ही सधे शक्तिशाली, ऐसा नहीं है कि वो ये 2.5 किलो का हाथ, ये 2.5 किलो के हाथ वाले नहीं, ये बहुत ही सधे हुए। जो चित्रकार अपने हाथ या जिस चित्रकार के हाथ का कार्य बहुत सधा हुआ होता है वो बहुत शक्तिशाली हाथ वाला चित्रकार, मतलब काम को एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बना देना, वो एक शक्तिशाली और सदा हुआ चित्रकार, और साथ में ही मस्तिष्क का उसके साथ काम करना, उतने ही जैसे दिमाग में चल रहा है वैसे उतार देना, ये होता है एक परफेक्ट आर्टिस्ट की निशानी। और ये वो थे कौन, जियोतो। ये दैवीय भाव युक्त शांत आकृतियों के स्थान पर मानवीय भावों से परिपूर्ण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने वाले ये प्रथम गोथिक कलाकार थे। मैंने बताया कि जो दैवीय आकृतियां थी उनको मानवीय रूपाकारों में ले आने का काम गोथिक कला में जो शुरू हुआ उसको इन्होंने और आगे बढ़ा दिया, या कहें इन्होंने ही शुरू किया। और दूसरी बात, रेखाओं में जो कड़ापन था, रेखाओं में जो सीधापन था, अकड़न थी, वो चीजों को इन्होंने लयात्मकता में लाने का प्रयास किया, ये आपको याद रखना है। इनके प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। वेवलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस बर्थ द फीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है इनका, ये चित्र आ भी चुका है तो आपको याद रखना है। इनके शिष्य मेडिसी लोरेंजो के द्वारा इनकी समाधि पर लिखवाया गया, देखो मैं वही हूं जिसके दाहिने हाथ से सब कुछ संभव था, जिसके द्वारा मृत कला को नया जीवन मिला, कला और प्रकृति एकाकार हो गए, क्योंकि मैं जियोतो हूँ। कला और प्रकृति एकाकार हो गए मतलब इन्होंने जो हमारी पारंपरिक कलाएं चली आ रही थी वहां की, कि भाई अगर संत चित्रित हो रहे तो इसमें प्रकृति नहीं आ सकती, ऐसा कुछ, तो इन सबको हटा के इन्होंने प्रकृति को स्थान दिया। जियोतो का प्रमुख शिष्य गैड्डी था। याद रखना जियोतो की कला जो है गड्डी ने चलाई, मतलब गड्डी चली गई तो गैड्डी याद रखना, ठीक है। अगला जो हमारा चित्र है, चित्रकार है आंद्रिया आर्केना। ये इटली के ही चित्रकार है, अभी मैं इटली के चित्रकार बता रही हूँ आपको। तीनों इटली के थे, सिमाउए, जियोतो, अब आंद्रिया आर्केना। आंद्रिया आर्केना के नाम की भी स्पेलिंग मैंने आपको दे दी है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम कहते हैं आर्केना, यहाँ है ऑर्गेना, ठीक है, लेकिन कहा हिंदी में आर्केना जाता है। 1308 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1369 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, यह चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और काव्यकार थे। बहुत कुछ थे, चित्र भी बनाए, मूर्तियां भी बनाई, वास्तुकला में भी काम किया, काव्य कला में भी काम किया, ठीक है। बस फोटोग्राफर नहीं थे क्योंकि तब शायद कैमरे नहीं होते होंगे ना, नहीं तो वो भी आजमा लेते, तब कहाँ कैमरे होते होंगे। तो ये है, चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और काव्यकार भी थे। ये पूछा जा सकता है कि प्रोटोरेनेंसा का वह कौन सा चित्रकार है जो चित्रकार भी था, वास्तुकार भी था, काव्यकार भी था और मूर्तिकार भी था, है ना। तो आंद्रिया आर्केना चित्रकार संघ तथा शिल्पी संघ के सदस्य रहे हैं। मुंह से दिल्ली शिल्पी चक्र, इस समय दिल्ली शिल्पी चक्र पे काम कर रही थी तो उसको ही ज्यादा निकल रहा है, लेकिन ये शिल्पी संघ के सदस्य थे, ठीक है। यह चित्रकार तथा शिल्पी संघ के सदस्य थे कौन, आंद्रिया आर्केना। पूछा जा सकता है कौन सा चित्रकार चित्रकार संघ तथा शिल्पी संघ का सदस्य रहा, तो याद रखिएगा आंद्रिया आर्केना। या चित्रों में मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रोत्साहन देते थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रों में मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रोत्साहन देता था। अब यहाँ से आप देखो, ये कहीं न कहीं एक बीज की तरह आपको दिखेगा मनोवैज्ञानिक, आगे चल के पूरी की पूरी चित्रकला ही अभिव्यंजनात्मक का एक अभिव्यंजनावाद के रूप में प्रकट होती है। तो ऐसे ये इन्होंने मनोवैज्ञानिक पक्ष को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। यह चित्रों की पृष्ठभूमि में बाइजेंटाइन काल की तरह सुनहरी रंग का प्रयोग करते थे, या सुनहरी रंग से अंकित करते, यह भी। अच्छा, यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन बताओ कि प्रोटोरेनेंसा का वह कौन सा चित्रकार था जिसका प्रिय रंग सुनहरा था। अभी मैंने पढ़ाया है, देखती हूँ कितने ध्यान से आपने सुना है, और अगर बीच में आए हैं तो आपको बता दूं, ये प्रोटोरेनेंसा काल के चित्रकारों की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप पीछे की वीडियो बाद में देख लीजिएगा, अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और लाइक कर दिए होंगे।
या सच्चाई और सफलता का पक्षपाती था? भाई सच्चाई और सरलता का, इनका कहना था आप सरल सच्चे हैं तो अच्छे हैं, है ना, सीधी सी नॉर्मल सी बात। इनके प्रमुख चित्रों में कुमारी का सिंहासनारोहण, कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, कुमारी का सिंहासनारोहण, माध्यम टेम्परा, संग्रहालय एनजी नई दिल्ली, नेशनल गैलरी नई दिल्ली, याद रखना। चलो यहाँ पर एक चीज और आप बताओ, NGMA किसका फुल फॉर्म है? NGMA जिसमें कहते हैं नगमा, नगमा रूठ गई, ये कौन सा नगमा कौन है बताओ आप लोग। ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है और पेपर में भी आती है, ठीक है। अगला है सियना के प्रमुख चित्रकार। अभी हम देख रहे थे फ्लोरेंस या इटली के प्रमुख चित्रकार, अब हम उसी प्रोटो रिनेंसा काल के सियना के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दुविचियो या दुचियो, यहाँ स्पेलिंग इनकी लिख दी है, आप लोग देख लेना। 1255 से 1318 या 19 ईस्वी तक इनका समय रहा है। 1255 में इनका जन्म हुआ और 1318 या 19 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? दुवेचियो की। दुवेचियो कहाँ के थे? सियना के थे, और इसे सियना की कला का पिता कहा जाता है, जैसे कि हमारे सिमाबुए को इटली की कला का पिता कहा जाता है, ऐसे ही हमारे दुवेचियो को सियना की कला का पिता कहा जाता है। और सियना का प्रथम महान चित्रकार कौन था? तो दुविचियो था, या दुच्चियो या दुविचियो, जो भी कहें आप। इनका सियना का प्रथम महान चित्रकार कौन था? तो दुविचियो था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। मेडोना की गोद में शिशु, ईशा, ईसा मसीह के छोटेपन का जो चित्र है। आप एक चीज याद रखो, मेडोना किसे कहते हैं? चलो आप बताओ, मैंने कई बार जब पहली क्लासेस लेती थी तो आपको बताया मेडोना किसे कहते हैं, और एक और उनका होता है, अभी बताऊंगी, मुझे इस समय कुछ जुबान पे नहीं आ रहा है। सिंहासन पर कुमारी और शिशु, ये भी आपको बताना है। नेटिविटी, ठीक है, माध्यम टेम्परा, तख्तासीन मेरी, ये नेटिविटी जो है टेम्परा माध्यम में है और संग्रहित कहाँ है? लंदन में है। हाँ, मेडोना के साथ पिएटा, दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में है, लेकिन पिएटा और मेडोना दोनों में फर्क है। देखो, मेडोना वो है जो शिशु ईसा मसीह के साथ हैं, और पिएटा वो है या पिएटा वो है जो वृद्ध ईसा मसीह को गोद में लिए बैठी हैं, जो जब या तो वो मर रहे थे, उसी समय के ज्यादातर चित्र हैं, जब वो मृत हो गए थे उस समय के, या बीमार थे, तो उस समय के जो वृद्ध ईसा मसीह के साथ गोद में है, ईसा मसीह को गोद में लेके बैठी वो पिएटा है, और जो छोटे बच्चों को लेके बैठी वो मेडोना है। मैं बात कर रही हूँ नेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेटिविटी टेम्परा माध्यम में है, लंदन में संग्रहित है, ठीक है। अगला है तख्ता सीन मेरी, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो तख्ता सीन मेरी यहाँ देख सकते हो आप, और दूसरा नेटिविटी। और बाकी याद करने को जब दो ही बचे तो यहू याद कर लो, क्या ही दिक्कत है। हालांकि बड़ी दिक्कत है, लगता है ये याद अब निकल गया, लेकिन ये जान लो हमारा दिमाग है, समय समय पर याद आ जाएगा, बस इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। अगला जो हमारा आर्टिस्ट है सिमोन मार्टिनी, 1284 से 1344 ईस्वी तक, 1284 में इनका जन्म हुआ। इनकी कला को दरबारी कला कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये चित्रकार कहाँ के हैं? तो सियना के हैं, ठीक है, सियना के चित्रकार हैं। और 1284 में इनका जन्म और 1344 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। सियना के चित्रकार हैं, दरबारी चित्रकला इनकी कला को कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चित्रकार है जिसकी कला को दरबारी कला कहा गया है? भारतीय कोई चित्रकार न दिया है, और यहाँ दिया है तो सिमोन मार्टिनी हो जाएंगे, ठीक है। प्रमुख चित्र, मेडोना का चित्र, घुड़सवार का चित्र, इन्होंने घुड़सवार का एक व्यक्ति चित्र बनाया है, ठीक है, याद रखना। संत लुई उद्घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट, द अनाउंसिएशन, माफ करना,
बहुत महत्वपूर्ण इनका चित्र है द अनाउंसिएशन, उद्घोषणा। किसका है? सिमोन मार्तिनी का है। कोई याद रहे न रहे, उद्घोषणा याद रहनी चाहिए। और ऐसे याद करो, मैं सिमोन मार्तिनी की तरह उद्घोषणा करता हूं या करती हूं कि आने वाले एग्जाम में, आने वाली परीक्षाओं में एक सीट मेरी होगी, याद हो जाएगा। ठीक है। और शीत अगर ऐसे बोलते रहोगे, कहते हैं ना, हम जो बार 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 बोलते हैं, प्रकृति भी हमें वही दिलाने की कोशिश करती है। ये मत सोचना कि इतनी कम सीट्स हैं, इतने ज्यादा लोग हैं। आप ये सोचो इतनी ज्यादा सीट्स हैं, मुझे तो भाई एक ही चाहिए, तो एक ही लेंगे हम, लेकिन पूरी मेहनत से। ठीक है। सन 1342 में मार्तिनी ने ईसा के जीवन की एक घटना का चित्रण किया, जिसमें वो चिकित्सकों से झगड़ने के बाद ईसा अपने घर लौट रहे हैं। मतलब चिकित्सक कह रहे थे कि भाई आपकी दवाई होनी चाहिए या ऐसा कुछ, और उन्होंने कहा नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक है। उसी दृश्य को इन्होंने चित्रित किया है। अच्छा, अब ना हमारे सिमोन मार्तिनी हो गए, हमारे आंद्रिया अर्केना हो गए, हमारे दुविचियो हो गए, हमारे सिमाबुए हो गए, हमारे जियोतो हो गए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वन लाइनर, एक एक क्वेश्चन जैसे बनता है, उनके मैंने आंसर यहाँ से लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन है, जैसे आपसे वन लाइनर में ऐसे दे दिया मैंने, जैसे आपसे पूछा जाता है कि फ्लोरेंस की कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सिमाबुए और जियोतो को माना जाता है। अगर दोनों हैं तो दोनों लगेंगे, और अगर जियोतो है तो जियोतो, सिमाबुए हैं तो सिमाबुए, और अगर दोनों हैं तो दोनों में से एक चुनना है, दोनों एक साथ नहीं है तो जियोतो लगेंगे। ठीक है। याद रखिएगा, फ्लोरेंस की कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? जियोतो और सिमाबुए को माना जाता है। फ्लोरेंस का प्रथम महान चित्रकार कौन था? जियोतो। ठीक है। फ्लोरेंस का प्रथम महान चित्रकार कौन था? जियोतो था। आधुनिक कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? जियोतो और सिमाबुए को। मैंने बताया कि आधुनिक कला जैसे चित्रों में प्रकृति को स्थान दे देना, ऐसे सारे काम किसने किए? हमारे जियोतो ने किए। फ्लोरेंस की कला पर जियोतो और सिमाबुए का प्रभाव था। क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोरेंस की कला पर किसका प्रभाव था? जियोतो और सिमाबुए का प्रभाव था। सियना की प्रथम पीढ़ी का चित्रकार या कलाकार कौन था? तो दुविचियो जो था सियना की प्रथम पीढ़ी का चित्रकार या कलाकार था, याद रखना। सियना की दूसरी पीढ़ी का कलाकार कौन था? अभी पढ़ के आए हो, साइमोन मार्तिनी या सिमोन मार्तिनी। ठीक है। तो ये जो थे सियना की द्वितीय पीढ़ी के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन बनता है, पुनरुत्थान कालीन कला के संदेश वाहक कौन कौन थे? सिमाबुए, जियोतो, दुविचियो। अगर इनमें से मान लो ये तीनों दे दिए हैं, एक कोई चौथा दे दिया है कि नहीं साइमन मार्तिनी दे दिया है, वो भी था, तो नहीं जी, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, या उनका कुछ योगदान नहीं है, लेकिन अगर संदेश वाहकों की बात हो रही है तो सिमाबुए, जियोतो और दुचियो ही आएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अगला है सिमाबुए का। यहाँ मैंने कुछ जो हमने आर्टिस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं, उनके जन्म को क्रम से दे दिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रम से याद कर लो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है। हालांकि ये दुचियो जो है आपका सियना का आर्टिस्ट है, याद रखना। कहाँ का है? सियना का है। सिमोन मार्तिनी भी सियना का है, और सिमाबुए, जियोतो और आंद्रिया ये कहाँ के हैं? आपके इटली के हैं। ठीक है। तो याद रखना, लेकिन मैंने क्रम से इसलिए लगा दिया, मान लो पेपर में, जब नेट के पेपर में या जहां क्रम से लगाने वाला आता है तो वहां ऐसे आता है। ठीक है। सिमाबुए 1240, दुचियो 1255, जियोतो 1266 या 67, सिमोन मार्कनी 1284 और आंद्रिया अर्किना 308। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ दे दूंगी, टेंशन मत लीजिए। यूट्यूब चैनल का वो सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, जिससे आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है। और अगर चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे ऊपर आप टाइप कीजिए, वहां पर चैनल का लिंक जब देखेंगे व्यू चैनल, तो वहां चैनल का लिंक बायो में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें।
तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।